हेलो स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है द पिलर्स चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल का गोल है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन एट फ्री कॉस्ट हायर लेवल पे पहुंचाया जाए। मेरा नाम अभिराज है। आज मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स का एक बहुत ही खूबसूरत और थोड़ा डराने वाला टॉपिक टेंसर एनालिसिस पढ़ाने वाला हूँ। इसको बेसिकली आप समझ सकते हो कि ये टेंसर एनालिसिस जो आपका टॉपिक है मैथमेटिकल फिजिक्स में, उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन वीडियो का मतलब क्या कि किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले मेरी कोशिश यह रहती है कि आप ये समझ सको कि वो चैप्टर का आखिर क्या नीड है, आखिर वो चैप्टर हमें ऐसा क्या पावर देता है या ऐसा क्या टूल की तरह काम करता है जो कोई दूसरा चैप्टर नहीं कर पाता है। और दूसरा, उस चैप्टर का आपको लिमिटेशन भी समझना इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बेसिकली तीन चार क्वेश्चंस को एड्रेस करता हूं। अगर आप इस तीन चार क्वेश्चंस के बारे में पहले चैप्टर से ही, मतलब चैप्टर शुरू होने से पहले से ही, अगर आप तीन चार क्वेश्चंस के बारे में हर चैप्टर को लेकर अगर क्लियर रहते हो, उसके बाद अगर उस चैप्टर में आप धीरे धीरे मेहनत करते जाते हो, तो वो चैप्टर आपका बहुत ही खूबसूरत बनते जाता है। तो आज हम बेसिकली टेंसर एनालिसिस का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका ये आप फर्स्ट लेक्चर कहो या 0,0 लेक्चर कहो, यानी कि इंट्रोडक्शन लेक्चर कहो। ठीक है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। बेसिकली एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जब कभी भी आप, चाहे मैथ हो या फिजिक्स हो, जैसा कि आपको पता है ये मैथमेटिकल फिजिक्स का टॉपिक है, मतलब फिजिक्स में आने वाले कॉन्सेप्ट, फिजिक्स में आने वाले मैथमेटिक्स या कॉन्सेप्ट को समझने में जो मैथमेटिक्स लगता है, वो बेसिकली आप मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ते हो। अगर आपका मैथमेटिकल फिजिक्स अच्छा नहीं होगा तो आप हायर फिजिक्स को उतने अच्छे से नहीं समझ सकते हो। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि एक चीज पे आप सबको सबों का ध्यान रहना चाहिए। जब कभी भी आप कोई कॉन्सेप्ट सीखिए, चाहे वो मैथ का कॉन्सेप्ट हो या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट का, जब कभी भी आप थ्योरी पढ़िए या फिर कोई कॉन्सेप्ट, कोई नया कॉन्सेप्ट को सीखिए, तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उस समय पे आप टोटली कॉन्सेप्ट पे ही ध्यान दें। उस समय मत सोचे कि इसका क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, ये बिल्कुल ना सोचे। जब कभी भी आप कॉन्सेप्ट को पढ़ें तो टोटली 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 कॉन्सेप्ट को फील करें, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें और सीखने की कोशिश करें उससे। और जब आप उसके क्वेश्चन पे आए तो अपने माइंड को थोड़ा टेक्निकल बना लें और तब आप सोचिए कि अब क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। अब आप सोचिए कि कैसे मैं सीखे हुए कॉन्सेप्ट को वहां पे लगा सकता हूँ। तो प्लीज 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 कॉन्सेप्ट सीखने के समय थोड़ा डीप जाने की भी कोशिश करें, थोड़ा सोचने का भी कोशिश करें और क्वेश्चन और सिलेबस से थोड़ा हट के भी जानने की कोशिश करें। हाँ, जब क्वेश्चन है उस समय आप पूरा एग्जामिनेशन माइंड बना लें, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने की कोशिश करें। उस समय एकदम टेक्निकल दिमाग होना चाहिए, जितना जरूरत है उसके हिसाब से सोचेंगे और उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस बात का बेसिकली मोटो ये है कि कॉन्सेप्ट सीखने समय कभी कभी डीप भी जाने की कोशिश किया करें, ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा क्लियरेंस हो। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है टेंसर एनालिसिस। सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि टेंसर मतलब क्या होता है। हमारा सबसे पहला तो सवाल यही होगा कि सर ये टेंसर क्या है, और एनालिसिस मतलब क्या होता है। आप बचपन में जानते होंगे या इंग्लिश लिटरेचर में ये वर्ड सुने होंगे कि एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी चीज को गहराई से समझना, डीप लेवल से जाके उसके प्रोसेस को, कैसे वो होता है, कहाँ कहाँ काम आता है, कहाँ कहाँ काम नहीं आता है। एनालिसिस का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। और अध्ययन किस लेवल पे अगर कहा जाए तो डीप लेवल पे। जैसे कि आपके सिलेबस में एक फंक्शनल एनालिसिस भी होता होगा, रियल एनालिसिस भी होता होगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी होता होगा। अगर किसी टॉपिक के आप डीप में जाके उसको पढ़ना चाहते हो, उस टॉपिक का कहने का क्या मतलब है, आप उसका एनालिसिस कर रहे हो। जैसे कि आपने एग्जामिनेशन दिया होगा ना, बोलते हैं टीचर क्वेश्चन का एनालिसिस किया, इसका क्या मतलब हुआ। आपको क्वेश्चन को गहराई से समझना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने टफ है, कितने
हल्के हैं, मतलब टोटल आपको क्वेश्चन के बारे में जानकारी उस सर को बतानी है जिन्होंने आपको एनालिसिस करने को बोला है। तो ठीक उसी प्रकार टेंसर एनालिसिस का क्या मतलब हो गया कि इस चैप्टर में, इस कोर्स में हम लोग बेसिकली टेंसर के बारे में पूरे डीप में जाके समझने वाले हैं। आखिर टेंसर होता क्या है, टेंसर काम कैसे करता है, टेंसर का लिमिटेशन क्या है, टेंसर आया किस चीज के लिए, और भी बहुत सारी बातें, मतलब टोटली हम लोग टेंसर के बारे में इसमें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है ये टेंसर क्या है। धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा ये टेंसर क्या है। टेंसर के चलते टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज हिंट करता हूँ। बचपन के क्लास में आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट लिखाने समय 11-12 के क्लास में टीचर बोलते होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट ना ही स्केलर है ना ही वेक्टर है, इसको कुछ टेंसर बोला जाता है। तभी भी आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आया होगा कि आखिर ये टेंसर है क्या। भाई ये टेंसर बोला जाता है, ना स्केलर है ना वेक्टर है, तो आखिर ये टेंसर है क्या। अभी भी आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आया होगा। तो अब वो कंफ्यूजन कुछ आने वाले दिनों के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली ये टेंसर क्या है, इसी चीज को तो हमें समझना है। तो इसमें फिलहाल क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। अब देखिए, पहला जो चीज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं पॉइंट, वो है इंट्रोडक्शन टू टेंसर। पहला पॉइंट में हम लोग सीखेंगे कि आखिर टेंसर इंट्रोड्यूस कैसे हुआ मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में, पहला चीज। दूसरा जो पॉइंट हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो पॉइंट सीखने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ टेंसर। एक्चुअली में टेंसर का मतलब क्या है, इसको समझने वाले हैं। और तीसरा जो पॉइंट हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो सीखने जा रहे हैं टेंसर इन मैथमेटिक्स, मतलब मैथ्स में आप टेंसर किस प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। और चौथा जो पॉइंट है, वो पॉइंट है व्हाई वी नीड टेंसर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आखिर हमें टेंसर की जरूरत ही क्यों पड़ी। इतने मैथ्स कम थे क्या हमारे माथे को खाने के लिए, जो टेंसर भी आ गया अब। और पांचवा जो पॉइंट हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर किस प्रकार के जो मैथ्स की जरूरत है, किस प्रकार के प्रीवियस नॉलेज की जरूरत है आपको टेंसर सीखने के लिए। टेंसर कोई मैथ्स का एक शुरुआती पार्ट नहीं है, ये कोई बहुत बाद आया है। तो इसे सीखने के लिए आपके पास प्रीवियस कुछ मैथमेटिकल टूल होने चाहिए। हम इस पे डिस्कस करेंगे कि आखिर किस प्रकार के टूल जरूरी हैं टेंसर को सीखने के लिए। और छठा जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि मिस्टेक मेड टू लर्न टेंसर बाय पीपल। जब बहुत लोग जब टेंसर सीखते हैं उन्हें बहुत टफ लगता है। आखिर वो किस प्रकार के मिस्टेक करते हैं जो उन्हें टेंसर बहुत टफ लगता है, और अगर उस मिस्टेक को हम लोग अगर सही कर ले तो हमें टेंसर आसान लगेगा। आसान इन द सेंस, समझ में हर चीज आएगा। आसान अपने आप में कोई चीज नहीं होता है, जो चीज समझ में आ जाता है वो आसान लगता है, अदरवाइज वो टफ लगने लगता है। तो हम लोग देखेंगे आखिर किस प्रकार के मिस्टेक जनरली लोग करते हैं टेंसर को समझने के दौरान। जो लास्ट पॉइंट है वो है हैक्स टू अंडरस्टैंड टेंसर। आखिर क्या क्या टेक्निक है, आखिर क्या क्या तजुर्बा जो होता है ना इंसान का अपना, आखिर क्या क्या एक्सपीरियंस से हम लोग बता सकते हैं आखिर क्या क्या तोड़ है टेंसर का। क्या हैक्स को हम लोग ध्यान में रखें। नहीं कहता है कि हैकर, हैकर मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का तोड़ निकाल लेना। ठीक उसी प्रकार टेंसर को समझने के लिए क्या क्या हैक्स हैं, किन किन बातों पे अगर हम ध्यान देंगे हमें टेंसर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली आप फील लेके चीजों को समझने की कोशिश करें और मेरे साथ बने रहें और अपना दिमाग चलाते रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है दिमाग चलाते रहना। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आई होप आपको इंट्रो क्लियर हो गया होगा इस चीज का, आखिर हम लोग आज वीडियो में करने क्या जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे जो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉइंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन टू टेंसर। इंट्रोडक्शन टू टेंसर। अरे यार, ये बुक का लैंग्वेज है, ये हमारा लैंग्वेज नहीं है, इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। अब तक की जर्नी, अब तक की जर्नी, मतलब टेंसर का क्या जर्नी है, कहां से। नहीं कहता है कि किसी स्टेशन पे चढ़ गए और टेंसर जैसे स्टेशन पे पहुंच गए। समझ रहे हो ना, मतलब आप समझो कि ये है आपका एक स्टेशन, ये है आपका स्टेशन नंबर 1। आप
यहाँ से ऐसे रोड है, इस स्टेशन पे आप यहाँ पे गाड़ी पे चढ़े, यहाँ पे आपका कुछ था बोर्ड पे लिखा हुआ, यही हम लोग देखेंगे कहाँ से आखिर शुरू हुआ और कहाँ पहुंच गए। और यहाँ पे एक स्टेशन नंबर 2 है, ये स्टेशन है टेंसर का स्टेशन। तो आखिर आप कहाँ से शुरू हुए और टेंसर पे आप फाइनली जो है आके पहुंच चुके हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इसका जर्नी कहाँ से टेंसर शुरू हुआ और कैसे आया। और यहाँ पे बोर्ड किसका लगा हुआ है, यहाँ पे स्टेशन है किसका, टेंसर का भाई साहब, यहाँ पे टेंसर का, टेंशन का नहीं टेंसर का। आखिर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे आके खत्म हुआ, मतलब टेंसर कहाँ तक पहुंचा, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब सीखते हैं आराम आराम से, टेंशन मत लीजिए, टेंशन में बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब इंट्रोडक्शन टू टेंसर समझते हैं। सबसे पहली बात, इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको 2-3 सवाल पूछता हूं और आप उसका जवाब देते जाना, देखना आपको क्लियर होते जाएगा। सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे कि मान लो कि आप, ये आप हो, ठीक है, आपके पास बैग है, आपके पास अपना जो है एक बैग है और आप रोड पे चले जा रहे हो। आपका जो ये बैग है, बी जो आपका एक बैग है, ये बेसिकली आपका क्या है, एक बैग है, आप टांगे हुए अपने बैक साइड में, और ये आपका बैग है। इस बैग में मैंने बोला, आपको पता है कि इस बैग में कितने बॉल है, 3 बॉल्स हैं। आपको पता है इस बैग में कितने बॉल है, 3 बॉल है। अब यहाँ से ये मैं हूँ, ये मैं हूँ जो आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ, चोरी कर देने आ रहा हूँ, बस आपसे पूछने के लिए आ रहा हूँ। ये हूँ मैं और ये है आप। तो ए से आप, एम से मैं। मैंने आपसे पूछा कि तुम्हारे बैग में कितनी गेंदें हैं। मैंने पूछा कि हाउ मेनी, हाउ मेनी बॉल्स आर इन देयर, इन, अरे इन देयर क्यों होगा यार, इन योर बैग ना, इन योर बैग, कि तुम्हारे बैग में कितनी बॉल्स हैं। देखिए स्टार्टिंग का अगर चैप्टर का आप इनको समझिएगा ना, आपको फील आने लगेगा चैप्टर में। हाउ मेनी बॉल्स इन योर बैग, आपके बैग में आखिर कितने प्रकार के बॉल्स, कितने सॉरी कितने बॉल्स है। तो आपका रिप्लाई आएगा 3। देखिए अगर आपने 3 बोला तो क्या मुझे आंसर मिल गया, मैं सेटिस्फाई हो गया कि नहीं आपके। हाँ मैंने पूछा आपसे कितना बॉल है तुम्हारे बैग में और आपने बोला सर 3, तो मैं, हाँ मुझे आंसर मिल गया। तो यहाँ पे अगर आपने बोला 3, 3 आपका क्या था, 3 आपका था रिप्लाई। तो इस रिप्लाई से मैं क्या हो गया, आई एम सेटिस्फाइड। मुझे और कुछ पूछने की जरूरत है, नहीं पूछने की जरूरत है। आई एम सेटिस्फाइड मतलब मुझे पता चल चुका है कि आपके बैग में कितना बॉल है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, सेम समझ लो कि ये मैं हूं और ये आप है और आप अपने घर की तरफ जा रहे हो बैग टांगे हुए, बॉल लिए हुए। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ मच, कितना, हाउ मच डिस्टेंस आई हैव टू कवर, आई हैव टू कवर, आई हैव टू कवर टू रीच योर हाउस। मैंने आपसे पूछा, ये कौन पूछ रहा है, ये मैं पूछ रहा हूं, ये कन्वर्सेशन हो रहा है, ये मैं पूछ रहा हूं और ये आप रिप्लाई कर रहे हो। तो कवर टू रीच योर हाउस, मैंने आपसे पूछा कि तुम्हारे घर को जाने के लिए हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी या कितना चलना पड़ेगा। तो आपने रिप्लाई किया, आपने रिप्लाई किया 3। तो अब मैंने बोला व्हाट 3, क्या 3, व्हाट 3। तब आपने क्या रिप्लाई किया, आपने रिप्लाई किया 3 किलोमीटर्स। मतलब तब आपने बोला कि अगर आपको मेरे घर पे जाना है तो आपको कितना किलोमीटर चलना होगा, 3 किलोमीटर्स। देखिए क्यों ये इनसफिशियंट, देखिए व्हाट 3 यहाँ पे क्या है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर आंसर, नॉट सेटिस्फाइड। क्यों, क्योंकि मुझे जवाब नहीं बोला। कोई बोलेगा, अगर मैं एक सवाल को सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम्हारा घर कितना दूर है, कितना तय करना होगा, तुम बोलेगा 5। अरे भाई 5 मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, इंच, वाट 5। तो मुझे आंसर मिला क्या, एग्जैक्ट आंसर मिला क्या, नहीं मिला। पर फिर आपने रिप्लाई किया, आपने सोचा ओ हमने तो आधा अधूरा ज्ञान दिया है,
हमने तो आधा अधूरा ज्ञान दिया है। फिर आपने पूछा, फिर आपने बोला कि अरे नहीं नहीं 3 किलोमीटर, तो अब मैं क्या हो गया, अब मैं हो चुका हूं सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड, मैं अब हो चुका हूं सेटिस्फाइड। यहाँ पे मेरा था मुंह लटका हुआ और यहाँ पे हो गया मैं खुश। मेरे को आपका घर का पता चल चुका है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमें 3 किलोमीटर जैसे ही पता चला तो हम आराम से आपके घर तक पहुंच सकते हैं। अब अगला सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए इस सवाल का आपको मतलब पता चलेगा ये सवाल आपसे क्यों पूछा जा रहा है, पूरा क्लियर होगा, डोंट वरी। अगला सवाल मैंने आपसे पूछा, इन विच डायरेक्शन आई हैव टू मूव, आई हैव टू मूव टू रीच योर हाउस, टू रीच योर हाउस, कि तुम्हारे घर पे वो पहुंचने के लिए किधर चलना पड़ेगा भाई। तो आपने बोला कि अरे यार मैंने तो बोला ना 3 किलोमीटर, तो फिर मेरा क्या था जवाब, मैं हो गया व्हाट 3 किलोमीटर, व्हाट व्हाट डायरेक्शन 3 किलोमीटर। भाई तुम्हारा घर तो किधर भी हो सकता है भाई, कोई डायरेक्शन में होगा ना, किधर भी हम चले जाएंगे 3 किलोमीटर तो तुम्हारे घर पे थोड़ी पहुंच जाएंगे। तो फिर मैं यहाँ पे हो गया नाराज क्योंकि मेरे को आंसर नहीं मिला। तब फिर आपने सोचा, तब क्या, तब जो है फिर आपने सोचा, ओहो मैंने तो आंसर इनकम्प्लीट दिया है, तो आपने बोला 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब अगर आप नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ आपका, ये हो गया साउथ आपका, ये हो गया ईस्ट आपका, ये वेस्ट हो गया। तो ईस्ट पे बैठ के आप नॉर्थ की तरफ, अगर आप नॉर्थ की तरफ 3 किलोमीटर चलते हो तो आप हमारे घर को पहुंच जाओगे। इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए आपको बातें समझ में आ रही है पर आपको ये नहीं समझ में आ रही है कि ऐसा किया क्यों जा रहा है, ये सवाल पूछे क्यों जा रहे हैं मुझसे। अब देखिए ये जो शुरुआत हुआ, ये जो शुरुआत हुआ वो शुरुआत कहाँ से हुआ और कहाँ तक आप पहुंचे, यही जानने के लिए ये बातें की जा रही है। ये जो शुरुआत हुआ है ना, ये शुरुआत हुआ है नंबर से। ये शुरुआत किससे हुआ है, नंबर से। अब एक चीज बताइए, मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, जैसे जैसे हम लोग 1 से 3 की तरफ जा रहे हैं, क्या आपको नजर आ रहा है, क्या बढ़ते हुए नजर आ रहा है आपको, प्लीज और प्लीज आप मुझे बताएंगे। तो आप बोलोगे कि सर पहला में है 3, दूसरा में है 3 किलोमीटर, तीसरा में है सर 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब सर धीरे धीरे जो है ना आप हमसे जानकारी निकाल रहे हैं, आप लगता है सर जासूस हैं। हाँ हम जासूस ही हैं। हम धीरे धीरे आपसे क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इस डायरेक्शन में क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं, आपको क्या पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि द इंफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग किसके लिए भाई, अबाउट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक खास क्वेश्चन के लिए, अबाउट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारा जानकारी बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो मेरे क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको अपने जानकारी को बढ़ाना होगा। पहले तो आपने 3 बोल के आधा जानकारी दिया, फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछ दिया, तब आपने कुछ ना कुछ जानकारी एक्स्ट्रा दी, यहाँ पे फिर आपने कुछ ना कुछ जानकारी एक्स्ट्रा दी। तो धीरे धीरे आपको अपना जानकारी मुझे बताना पड़ रहा है, ज्यादा जानकारी बढ़ाना पड़ रहा है, इंफॉर्मेशन बढ़ रहा है, तब जाके एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलता है। तो ये जो बात है, ये जो बात है, इस बात को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, मतलब जहां पे कोई डायरेक्शन नहीं मिले। और ये जो बात है इस बात को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए क्वांटिटी लिख देते हैं, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब समझते हैं ना, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स क्लास 11th, फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो
आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ रही है सच्चाई तक पहुंचने के लिए, तो हमने नंबर से स्टार्ट किया था और हमारा रास्ता कहाँ तक अभी तक पहुंच चुका है? हमारा रास्ता पहुंच चुका है स्टेशन 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 वेक्टर स्टेशन तक। वेक्टर के स्टेशन तक हमारा रास्ता पहुंच चुका है, बीच में एस भी है, यानी कि वेक्टर स्टेशन तक आपका रास्ता पहुंच चुका। अभी भी टेंसर तक पहुंचना बाकी है, लेकिन इतना सीखने के बाद हमें कुछ तो पता चल रहा है भाई, कुछ तो हम सीख रहे हैं, बिल्कुल सीख रहे हैं। आप क्या सीख रहे हैं? आप ये सीख रहे हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन डेवलप्ड होगा, जैसे जैसे ज्यादा सच्चाई की तरफ आप जाइएगा, सच्चाई की गहराई में जाइएगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा आपको। इससे क्या पता चला? इतने चीज को करके हमें ये पता चला कि जैसे जैसे आप ज्यादा सच्चाई जानिएगा या जानना चाहिएगा, या मतलब क्या, गोइंग टू डीप इंफॉर्मेशन, गोइंग टू डीप नॉलेज, ज्यादा गहराई नॉलेज लेने के लिए क्या होना पड़ता है? वैसे वैसे मोर इंफॉर्मेशन इज नीडेड। अरे भाई, नॉलेज बढ़ाने के लिए ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो मोर इंफॉर्मेशन इज नीडेड, ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है जैसे जैसे गहराई में जाइएगा। इसका मतलब वेक्टर को समझने के लिए हमें बेसिकली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की जानकारी होनी चाहिए। और आगे अगर बढ़ेंगे, मतलब अगर हमें इससे ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमें और इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। बिना और इंफॉर्मेशन के हम लोग ज्यादा नहीं जान सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन से आप ये समझ पा रहे हैं कि जब भी आपको अपने नॉलेज को बढ़ाना है तो आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना होगा। अब देखिए, इस चीज को अगर टेक्निकल भाषा में हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं कि अगर आपको हमारे फिजिकल वर्ल्ड को सही से समझना है तो आपके पास डीपर लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? इफ you have to understand the physical world, the physical world at deeper level, then you must have more information, देखिए, आपको सच्चाई घर तक अगर पहुंचना है कि भाई तुम्हारा घर क्या है, ये एक फिजिकल वर्ल्ड में पहुंच रहे हो, तो उस घर तक पहुंचने के लिए आपको धीरे धीरे जानकारी को अपना बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर फिजिक्स की चीजों को भी, फिजिकल वर्ल्ड को भी आपको समझना है डीप लेवल पे, तो आपको अपने जानकारी को बढ़ाना पड़ेगा। तो अभी तक हम लोग वेक्टर के रास्ते पे पहुंचे हैं। अब क्या करने वाले हैं? अभी तक हम लोग टेंसर के रास्ते पे नहीं पहुंचे हैं, पर कहीं ना कहीं हमें टेंसर के बिना हम उस रास्ते तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। मतलब अगर हमको इससे और एक डीप लेवल पे जाना हो, अब मेरे पास हथियार पड़ गए हैं कम। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ, समझिएगा बात को। मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ वी वांट टू गो मोर डीपर, then we need more information। हमें क्या लेना पड़ेगा? और इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा। तो इतना बात तो आपको लाइफ लेवल पे समझ में आ रही। अब टेक्निकल टर्म से थोड़ा समझते हैं। क्या कहने का कोशिश किया जा रहा है कि अगर आपको और डीप लेवल पे जाना था, आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए। कहने का क्या सेंस है
कि फिजिकल क्वांटिटी में, मतलब हमारे यूनिवर्स में बहुत ऐसे क्वांटिटी हैं, सॉरी बहुत ऐसे फिजिकल सिचुएशन हैं जिसको आप, मतलब हमारे वर्ल्ड में बहुत ऐसे फिजिकल सिचुएशन है, जैसे कि डिस्टेंस कवर करना, डिस्प्लेसमेंट कवर करना, एंगल कवर करना, किसी के घर चले जाना, एंगुलर मोमेंटम पता कर देना। तो बहुत ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बताने के लिए, जिसको समझाने के लिए वेक्टर काफी है। वेक्टर बहुत मदद कर देता है, बहुत मदद कर देता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज हैं जिन्हें समझाने के लिए वेक्टर उतना पर्याप्त नहीं है। हमें वेक्टर से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? तो मैंने क्या बोला कि we have we have many physical situations, we have many physical situation। देखिए फिजिकल सिचुएशन मतलब होता है ना कि जो आप अपने रियल वर्ल्ड में देख रहे हो, फिजिकल सिचुएशन उसे कहते हैं। वी हैव मेनी फिजिकल सिचुएशन इन विच, जिसमें कि इन विच स्केलर्स स्केलर्स एंड वेक्टर्स आर इनफ टू गिव a satisfactory knowledge, but in many more situations we need extra information to predict or say predict the truth। मतलब अगर हमें सच्चाई बताना है तो बहुत ऐसे सिचुएशन में आप सिर्फ वेक्टर की मदद से, यानी कि जितना अभी तक नॉलेज है उसकी मदद से आप नहीं बता सकते हो, आप नहीं बता सकते हो। कैसे सर, हमको एग्जांपल दीजिए। तो चलिए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप तो वेक्टर से बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जैसे मैंने वेक्टर का नाम लिया तो आपको वेक्टर क्लियर होना चाहिए। क्लास 12th में जो आपने वेक्टर 3D पढ़ा है, थोड़ा सा उसको फील करिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन करिए उसके बारे में, थोड़ा थोड़ा फील करिए वेक्टर को, आपको बातें समझ में आ रही होगी। इसका एग्जाम्पल है, मैं एक एग्जाम्पल तो ढेर सारे हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं जो जनरली लोग यूज करते हैं। वो एग्जाम्पल है, आप स्ट्रेस के बारे में जानते हो इसलिए मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्योंकि आपने क्लास 11 स्ट्रेस के बारे में पढ़ा होगा। बेसिकली स्ट्रेस को एक्सप्लेन करने के लिए वेक्टर इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, वेक्टर से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। आपको पता है कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है? स्ट्रेस बराबर, आप जानते हो, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो बताओ, यहां से अगर मैं पूछूं कि बताइए फोर्स बराबर क्या होगा? फोर्स बराबर क्या होगा? फोर्स बराबर होगा स्ट्रेस, फोर्स बराबर होगा स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया। स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपका? एरिया होगा। बात समझ में आ रही है ना? फोर्स बराबर क्या होगा? स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया होगा। अब बताइए, देखिए कैसे इंफॉर्मेशन चाहिए हमको। हमको पता है कि फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। हमको पता है एरिया क्या है, आपको पता है एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी एरिया समझिए, जैसे कि मान लीजिए एक प्लेन है, अगर आपको ई एरिया चाहिए तो इसका एरिया वेक्टर किधर होता है? एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होता है ना, ये क्या एरिया वेक्टर इस सरफेस का। तो ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब जो ये स्ट्रेस है इसके बारे में हमको समझना है, समझिएगा बात को। आपको एक वेक्टर क्वांटिटी रिजल्ट में चाहिए। ये क्या आपका? ये है आपका रिजल्ट, ये है आपका रिजल्ट यानी कि आउटपुट। आपको आउटपुट में एक वेक्टर क्वांटिटी चाहिए और ये भी पता है आपको वेक्टर है। तो अब सस्पिशन इस पे आता है कि क्या ये स्केलर है, क्या ये वेक्टर है, क्या इसको वेक्टर होना पड़ेगा, या क्या इसको कुछ और तीसरा चीज होना पड़ेगा? सस्पिशन यहाँ आता है, क्योंकि हमको आउटपुट में क्या चाहिए? हमको आउटपुट में चाहिए रिजल्ट। हमको आउटपुट में क्या चाहिए?
रिजल्ट चाहिए, बात समझ में आ रही है ना, रिजल्ट चाहिए। अगर हम इसको स्केलर बोल देते हैं तो बताइए ये जो मल्टीप्लाई डिफाइन है, ये जो मल्टीप्लाई डिफाइन है, क्या वो डिफाइन हो पाएगा? क्या वो डिफाइन हो पाएगा? देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या स्केलर, अगर एक चीज बताइए, एक स्केलर को जैसे के को अगर आप डॉट करिएगा एरिया से तो कुछ प्राप्त होगा, कोई डिफिनेशन नहीं। उस तरह के को अगर क्रॉस करिएगा एरिया से या वेक्टर से तो कुछ प्राप्त होगा, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला इस सब सेंस में आपको। तो बताइए क्या एक स्केलर काफी है? स्केलर मतलब क्या? एक सिंगल इंफॉर्मेशन। तो क्या बताइए सिंगल इंफॉर्मेशन से मेरा काम होगा? तो आपको पता है कि सिंगल इंफॉर्मेशन से काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ये स्केलर हुआ तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। दूसरा चीज इसको समझने के लिए स्केलर क्यों नहीं होगा वो मैं आपको कुछ सेकंड के बाद समझाता हूं। अब बताइए अगर ये वेक्टर हुआ तो डिफाइन हो सकता है, अगर ये वेक्टर हुआ तो डिफाइन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम क्या है इसको समझिए। अब आपको पता है कि स्ट्रेस कितना प्रकार का होता है। स्ट्रेस होता है एक टेंसाइल स्ट्रेस जो कि टेंजेंशियल लगता है, और आपको पता है एक होता है शीर, टेंसाइल कहो और उसके बाद शीर स्ट्रेस कहो या लॉन्गिट्यूडनल कह दो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, इसको शायद शीर स्ट्रेस भी कहा जाता है, आप देख लेना, ठीक ना, शीर स्ट्रेस भी कहा जाता है। बताइए क्या स्केलर यानी कि एक इंफॉर्मेशन, क्या एक सिंगल इंफॉर्मेशन आपको दो अलग अलग के बारे में डिस्टिंग करा सकता है? क्या दोनों दोनों अलग अलग है कि नहीं? बताइए ये अलग है ये अलग है, तो क्या एक सिंगल इंफॉर्मेशन इस दोनों को अलग बता सकता है? अगर आप इसको स्केलर समझ लोगे तो आप इसके और इसके बीच में डिफरेंशिएशन बता ही नहीं सकते हो, डिफरेंस बता ही नहीं सकते हो। आप जो भी यूज करोगे दोनों यूज हो जाएगा। कभी भी स्केलर इसको अगर मानोगे तो दोनों यूज हो जाएगा, क्योंकि दोनों यूज हो जाएगा क्योंकि एक सिंगल इंफॉर्मेशन दो चीज को अलग अलग कर ही नहीं सकता है। तो ये दोनों को अलग अलग करने के लिए स्केलर कामयाब नहीं है। स्केलर मतलब क्या होता है, आपके पास एक सिंगल इंफॉर्मेशन यानी क्या 3 किलोमीटर, एक सिंगल इंफॉर्मेशन से आप कभी भी दो अलग अलग चीजों को डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस यूज कर रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये कैसे पता लगेगा? आप स्ट्रेस यूज कर रहे हैं, अब वहां पे यूज हो रहा है टेंसाइल स्ट्रेस, तो क्या आप समझ पाइएगा सिर्फ स्केलर मान के कि हाँ स्ट्रेस एक स्केलर है तो हम लोग मान लेते हैं ना कि टेंसाइल है। टेंसाइल कैसे पता लगेगा? आप टेंसाइल लीजिए कि लॉन्गिट्यूडनल, अगर स्केलर मानते हैं तो दोनों का मतलब एक ही होगा, क्योंकि है तो दोनों स्ट्रेस ही, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही रहेगा, तो आप दोनों में से कोई लीजिए वो तो दिखाएगा स्ट्रेस को ही। लेकिन यहाँ पे तो हो जाएगा लफड़ा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस तो दो प्रकार का हो सकता है। अब आप कंफ्यूज हैं कि भाई टेंसाइल को किससे दिखाएं और लॉन्गिट्यूडनल को किससे दिखाएं, है तो दोनों अलग अलग चीज। तो स्केलर हो गया फेल। दूसरा जो इंफॉर्मेशन है, दूसरा इंफॉर्मेशन वेक्टर, यानी कि चलिए स्केलर फेल कर गया, अब आया आपके पास वेक्टर। अब बताइए स्ट्रेस का एक वेक्टर आप बोलेगा, चलिए स्ट्रेस एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप किसी को एक वेक्टर क्वांटिटी बोलते हो मतलब उसके पास क्या है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर किसी को आप वेक्टर क्वांटिटी बोलते हो तो उसके पास क्या है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। क्या बताइए स्ट्रेस के पास स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है क्या? एक और टेंसर होता है, कंप्रेसिव टेंसर भी होता है जनरली, कंप्रेसिव टेंसर, वॉल्यूम मेट्रिक। अब इतना मत ले, लिख दे रहा हूँ यार आप ही के लिए, कॉम्प्रेसिव टेंसर भी आप कह सकते हो, कंप्रेसिव टेंसर। बताइए कि वेक्टर के, अगर आप स्ट्रेस को बोलते हो कि अरे यार स्ट्रेस एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बताओ क्या स्ट्रेस अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है तो एक वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। तो क्या बताइए स्ट्रेस के पास इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए। अरे बाबा फिर कंफ्यूजन। टेंसाइल स्ट्रेस का तो डायरेक्शन अलग होता है, लॉन्गिट्यूडनल का तो डायरेक्शन अलग होता है, कंप्रेसिव का तो डायरेक्शन अलग होता है। ले बेटा तीनों चीजों को बताने के लिए हमारे पास कुछ तरीके नहीं है, मतलब हम स्ट्रेस को टेंसर भी नहीं बोल सकते हैं। तो तीसरा जो चीज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि इसके पास मोर देन वन डायरेक्शन, इसके पास कितना डायरेक्शन है, मोर देन वन डायरेक्शन। यानी कि अगर एक चीज समझो,
जैसे यहाँ पे बैठा हुआ है हमारा स्ट्रेस, यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे स्ट्रेस बैठा हुआ है, इसके पास ये डायरेक्शन भी है, इसके पास ये डायरेक्शन भी, इसके पास ये डायरेक्शन भी है। मान लो कि ये v1 वेक्टर, ये v2 वेक्टर, ये v3 वेक्टर, तीन वेक्टर को अपने पास ही लेके बैठा हुआ है। तो बताइए क्या तीन वेक्टर को एक वेक्टर से दिखाइएगा? अगर तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, ये भी ध्यान में रखना होगा। तो इसके पास आपको क्या पता चला, मोर देन वन डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन कैसे आता है, क्योंकि टेंसाइल है कि लॉन्गिट्यूडनल है कि कंप्रेसिव है, इस बात पे डिपेंड करता है। तो जब कभी भी मोर देन वन डायरेक्शन, अब प्लस मैग्नीट्यूड तो होगा ही ना भाई, मैग्नीट्यूड थोड़ी ये नहीं होगा, मैग्नीट्यूड। तो ऐसे चीजों को बताने के लिए, ऐसे चीजों को बताने के लिए आया हमारा प्यारा सा, क्या प्यारा सा आया, टेंसर। प्यारा सा कौन आया, टेंसर। टेंसर, इससे ही टेंसर का बेसिकली नीड पड़ा हम लोगों को। यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को, मतलब स्ट्रेस को सेटिस्फैक्ट्री आंसर लेने के लिए, अगर देखिए, अगर आप ये हैं, अगर मान लेते हैं कि ये आप हैं और ये मैं हूं, आप अगर बोल रहे हो ये स्केलर है, तो मैं हूं अनसेटिस्फाइड, क्योंकि मेरा सवाल ये है, अगर ये स्केलर होगा तो एक ही इंफॉर्मेशन तो भाई यहाँ तीन तीन को। अगर आप बोल रहे हो वेक्टर, फिर भी मेरा, मैं क्या हूँ, उदास, क्योंकि मैं बोलूँ यार सबका तो अलग अलग डायरेक्शन है। लेकिन अगर आप बोलो टेंसर, तो मैं हूँ खुश, क्योंकि अब आप अलग अलग सबको दिखा सकते हो। तो हमें क्या जरूरत पड़ा, हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी स्ट्रेस को सही से समझाने के लिए। बात समझ में आ रही है ना? और भी तरीके हैं स्ट्रेस को समझाने के लिए, बात समझ में आ रही है ना? और भी तरीके हैं स्ट्रेस को समझाने के लिए। जैसे कि मैं आपको, देखिए मेन है कि आपका कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल हजार हो सकते हैं, आप दूसरे एग्जाम्पल को समझिए, पर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वहां पे भी यही इस टाइप की सोच को लगा के आप समझ सकते हैं। बेसिकली मैं शॉर्ट में देखता हूँ, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास एक क्यूब है या एक रॉड, समझ रहे हो ना? मान लेते हैं कि आपके पास एक बीम ऑफ रॉड है, कुछ ऐसा रॉड है, ठीक ना? अब मान लो कि रॉड है। अब देखिए रॉड के अंदर कहीं पे इस पॉइंट पे मान लेते हैं स्ट्रेस डेवलप हुआ। स्ट्रेस देखिए इस पॉइंट पे किस किस तरफ से एक इस तरफ से डेवलप हो सकता है, एक ऊपर से डेवलप हो सकता है, एक इस साइड से डेवलप हो सकता है। अब देखिए अगर आप कहिएगा इधर से, तो इधर का एक ही बात हुआ ना, इधर का एक ही बात हुआ ना, और इधर का बाहर का एक ही बात हुआ ना। बेसिकली तीन प्रकार से डेवलप हो सकता है, तीन सरफेसेस डेवलप कर सकते हैं। अब बताइए, अगर मैं बोलूं, अगर मैं बात करूं कि चलिए इस सरफेस की बात करता हूं मैं, ये सरफेस क्या कर रहा है कि इस पे स्ट्रेस पैदा कर रहा है। तो मान लेते हैं कि फोर्स ये सरफेस कुछ इस एंगल में लगा रहा है, तो इसका भी तीन कंपोनेंट होगा, एक्स वाई जेड। एक तो एक्स में होगा, एक वाई में होगा, एक क्या होगा, जेड में होगा। इसको मान लेते हैं जेड में है, तो तीन इसको चाहिए, तीन इसको चाहिए, और तीन इसको चाहिए। देखिए यहाँ पे 9 कंपोनेंट्स चाहिए। और अगर आप कहिएगा कि ये और ये सब फोर्स लगा रहा है, तो देखिए आप इसको गिवन एक वेक्टर के इक्वेशन से नहीं समझा सकते हैं। यहाँ पर अगर इस ओ पॉइंट पे आपको स्ट्रेस दिखाना हो, तो यहाँ पे स्ट्रेस सब सरफेस लगाएगा, और तीनों को तीन तीन कंपोनेंट है, क्योंकि अगर मान लेते इसका फोर्स कुछ एंगल पे रहा, तो भाई उसका तीनों कंपोनेंट होगा ना, एक्स वाई जेड तीनों में लगेगा ना वो फोर्स। तो हर सरफेस को तीन तीन चाहिए, तीन तीन मिल के एक्सप्लेन करेगा। अब बताइए, इस तीन तीन जब मिल के एक्सप्लेन करेगा, तो क्या ये एक वेक्टर का काम हो सकता है क्या? वेक्टर ये चीज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसलिए हमें इससे हायर क्वांटिटी, इससे हायर इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी। फिजिकल रियलिटी को समझाने के लिए हायर इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी, तो हम लोग किसको इंट्रोड्यूस किए? टेंसर क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस किए। समझ रहे ना बात को? अब आपका सवाल आएगा कि टेंसर क्वांटिटी होता क्या है, वो बाद की बात है। सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया कि अब हमारा गाड़ी फाइनली कहाँ पहुंच चुका है। अब हमारा गाड़ी फाइनली जो है टेंसर पे पहुंच चुका है, मतलब हम लोग टेंसर को सीख चुके हैं। सीखने का मतलब क्या, ये जान चुके हैं टेंसर का आखिर नीड, नीड नहीं कहिए, बेसिकली बेसिकली टेंसर का जर्नी कैसे, कहाँ कैसे हम लोग टेंसर तक पहुंचे। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जहां हम लोग फंसे, और हम लोगों ने टेंसर के बारे में सोचना स्टार्ट किया। तो इस एग्जाम्पल से बेसिकली आप ये क्लियर हो गए होंगे कि स्ट्रेस जैसे, बहुत स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, या ऐसे बहुत ऐसे क्वांटिटी हैं जिसको समझाने के लिए हमें स्केलर और वेक्टर इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन दे रहा था, हमें और इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ रही थी। हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया टेंसर।
अब अगर आप बोलोगे कि सर अगर इससे भी ज्यादा कोई क्वांटिटी आ जाएगा जिसको और इन्फॉर्मेशन की जरूरत हुई, तो हम लोगों ने टेंसर को कुछ ऐसा बनाया ना कि एन इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको चाहिए ना तो वो सब एक टेंसर आपको दे देगा, और एक इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो वो टेंसर दे देगा। बात समझ में आ रही है ना? चलिए आगे देखेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में और बहुत क्लियर होगा। बेसिकली आज आप इस चीज को समझ चुके हैं कि टेंसर कैसे पहुंचा। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट है वो हो चुका है क्लियर। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है कि इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर आपका हो चुका है क्लियर। अब जो दूसरा पॉइंट हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो करने वाले हैं इसके बारे में, मीनिंग ऑफ टेंसर। आखिर टेंसर है क्या, इसको समझते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या मीनिंग ऑफ टेंसर। देखिए समझने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, लिखने से उतना कुछ होने वाला है नहीं, ये बात जान लीजिए। लिखा बुक में बहुत सारा चीज है, जल्दी समझ पाते हैं नहीं समझ पाते। ये मेरे एक टीचर कहा करते थे, बुक में बहुत चीज लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान दीजिए समझने पे। एक बार समझ में आ जाएगा, खुद से समझ लीजिएगा बुक्स को। टीचिंग का मतलब क्या होता है? टीचिंग का एकमात्र मतलब जो मैं समझता हूँ वो है लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना, खुद से आप चीजों को कर सके। अब देखिए टेंसर का मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग हैं अपने देश के वासी, तो भाई टेंसर नाम क्यों रखा बे? सबसे पहला सवाल तो हम रख देते अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी, हम यही नाम रख देते, क्या दिक्कत है? देखिए टेंसर का जो मतलब होता है ना, टेंसर का मतलब होता है टू स्ट्रेच, STRECH इंग्लिश में। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? न मारना या फैलाना, स्पैंड, एक्सपैंड करना। तो आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन बढ़ा, मतलब मोर देन वन डायरेक्शन हो सकता है और मैग्नीट्यूड भी हो सकता है, तो हम लोगों ने अपने नॉलेज को एक्सपेंड किया, हम लोगों ने अपने नॉलेज को स्ट्रेच किया, एक्सटेंड किया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया टेंसर। मतलब टेंसर बेसिकली में एक एक्सपेंड फॉर्म है किसका? इंफॉर्मेशन का। अभी आपको किलोमीटर रास्ता बतलाने के लिए 3 किलोमीटर पहला इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन बताने के बाद दूसरा इंफॉर्मेशन। अब दो दो तीन तीन डायरेक्शन आ गया, हमें अपने इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा? हमें अपने मेथड को, तरीके को, सोच को एक्सपैंड करना पड़ेगा, हमें अपने मैथमेटिक्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो जब इंफॉर्मेशन ज्यादा होने लगा ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए टेंसर जैसे चीजों को लाया गया। बेसिकली टेंसर का मतलब ही होता है टू स्ट्रेच, टू एक्सपैंड। आपको, आई होप आपको इसके मीनिंग से भी अब क्लियर हुआ होगा कि इसका नाम टेंसर ही क्यों पड़ा। क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन धीरे धीरे, जैसे ही आप फिजिकल वर्ल्ड को समझिएगा तो फिजिकल वर्ल्ड धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होते जाता है। बहुत ऐसा फिनोमेना जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको समझने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप अपने नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन भी ज्यादा चाहिए। इंफॉर्मेशन ज्यादा जाने के लिए हम लोग को एक अब क्वांटिटी को डेवलप करना पड़ा, जिसको हम लोगों ने टेंसर नाम दिया। बात समझ में आ रही है ना? और इससे क्या पता चला कि टेंसर जो हमारा है, ये जो हमारा टेंसर है, ये टेंशन नहीं है, ये बहुत यूजफुल चीज है। अब इसके पास क्या क्या हो सकता है? इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास डायरेक्शन होगा, इसके पास डायरेक्शन आराम से हो सकता है। और इसके पास एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, इसका आप मतलब समझने की कोशिश करिएगा। इसके पास बहुत लाइन से इसको बोला जाता है, इस प्लेन में एक्ट कर रहा है, प्लेन, इस प्लेन में एक्ट कर रहा है। एक्ट मतलब क्या? लागू हो रहा है, एक्ट हो रहा है। प्लेन कहिए या सरफेस कहिए, प्लेन कहिए या सरफेस कहिए। बात समझ में आ रही है ना? तो इसके पास, अब देखिए प्लेन जैसे आ गया, इससे एक और बात कह सकते हैं क्या? मोर डायरेक्शन। जैसे कि आपने स्ट्रेस में देखा, बताइए एक प्लेन ये था ना, दूसरा प्लेन ये था ना, तीसरा प्लेन आपका ये था ना। देखिए एक प्लेन, दो प्लेन, तीन प्लेन, तो किस प्लेन में एक्ट कर रहा है, टेंसर का वैल्यू इस बात पे भी डिपेंड करेगा। बात समझ रहे हैं? डायरेक्शन तो है लेकिन किस प्लेन में एक्ट कर रहा है इस पे भी डिपेंड करेगा। अब मैग्नीट्यूड तो आप समझ पाते हो, डायरेक्शन भी आप समझ पाते हो, अब किस प्लेन में एक्ट करेगा इसको आप देख नहीं पा रहे हो, पर अभी आप इतना से समझ रहे हो कि प्लेन बदलने से देखिए फोर्स सब कुछ बदल गया था।
तो किस प्लेन में एक्ट कर रहा है इस बात पे तो डिपेंड करना ही चाहिए। अब कैसे डिपेंड करेगा ये आगे आने वाले लेक्चर्स में आप जब सवाल करिएगा, चीजों को समझिएगा तो और क्लियर होइएगा। बात समझ में आ गई ना। तो टेंसर के पास बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और ज्यादा से ज्यादा जितना डायरेक्शन इनफाइनाइट नहीं लिया जाता है, जितना डायरेक्शन आप ले सके उतना आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल आप जान रहे हो टेंसर का एग्जाम्पल क्या होता है। अगर कोई आपको एग्जाम्पल बोले, अब बचपन में सुने हो क्या, करेंट सर, आज सुन लिए क्या, वैसे ही बचपन में भी सुने थे स्ट्रेस सर, और सुनिएगा क्या, स्ट्रेन सर, ईटीसी। बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको कहा जाता है टेंसर क्वांटिटी, मतलब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मान के शांत नहीं बैठे, वो उस हर क्वांटिटी को टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। मतलब उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए उस क्वांटिटी को समझने के लिए। आज समझ में आ रही है ना, समझ रहे हैं ना बात को। अब चलिए आगे और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आप सोच के देखिएगा तो टेंसर क्या है। टेंसर जो है ना, जिस तरह वेक्टर क्या था, समझिए वेक्टर क्या था कि एक पॉइंट को स्पेस में दिखाने के लिए, जैसे कि इसको मैं टेंसर को समझाने थोड़ा सा वेक्टर से समझाता हूं। जैसे कि मान लीजिए वेक्टर क्या था आपका, वेक्टर था कि मान लेते हैं कि आपके पास एक 3D स्पेस है। ये मान लेते हैं कि आपका एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, और यहाँ पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट को दिखाने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते थे, कुछ आर वेक्टर का इस्तेमाल करते थे। बोलते थे इसके पास एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी। एक्स का मतलब क्या हुआ, इसने एक्स में कितना मतलब क्या हुआ, इसने y में कितना चला है, और z का मतलब क्या हुआ, इसने z में कितना ट्रैवल किया है, डिस्टेंस यानी कि मैग्नीट्यूड। एक पॉइंट को दिखाने के लिए आप इसका क्या किए, यूज किए। तो वेक्टर क्या था, वेक्टर अपने आप में क्या था, फॉर्मूलेशन था ना, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट था ना, एक फॉर्मूलेशन। फॉर्मूलेशन मतलब क्या होता है, सिद्धांत, लॉ, एक रूल। फॉर्मूलेशन था ना, एक क्या था, एक मैथ्स का ऑब्जेक्ट था, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, जिसकी मदद से आप ऐसे चीजों को बता सकते हैं जिसके पास दो इंफॉर्मेशन है, यानी कि एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन। तो ये बेसिकली एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, एक फॉर्मूलेशन है। ठीक उसी प्रकार जो आपका टेंसर है, टेंसर है, ये भी क्या है, ये भी बेसिकली एक फॉर्मूलेशन है। फॉर्मूलेशन है किसका, फॉर्मूलेशन किसके लिए, टू राइट the basic things in more general वे। अब ये मैंने क्या बोल दिया इसको समझो। बेसिकली तुम टेंसर समझ चुके हैं, टेंसर बेसिकली एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट ही है, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट ही है। और ये बेसिकली आपको बताता क्या है, इसको समझिए आप। ये एक फॉर्मूलेशन है। देखिए वेक्टर कहां तक सीमित था, वेक्टर 3 डायमेंशन तक सीमित था। किसी पॉइंट को बताने के लिए 3 डायमेंशन में वेक्टर का यूज करते थे। अगर मैं बोल दूं कि अगर मैं बोल दूं कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट मान लो P, जिसके पास x डायमेंशन है, x2 x3 x3 x4 डॉट 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 xn, ये मैं अगर बोल दूं तो इसको वेक्टर आसानी से नहीं बता सकता, इसको वेक्टर नहीं बता सकता है। अगर एक पॉइंट को n डायमेंशन में देखना हो, मोर जनरल वे में देखना हो, मोर जनरल वे, जनरल का मतलब होता है जनरलाइज करना, मतलब क्या, उसको जनरल वे में देखना मतलब हर जगह देखना, हर चीजों में देखना। तो इसके लिए टेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अभी मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ टेंसर उपयोग में आता है, कहाँ कहाँ ये क्या करता है, कैसे करता है, ये तो चैप्टर में पता चलेगा। भाई कैसे करता है ये तो चैप्टर में ना पता चलेगा। तो जनरल पे अब देखिए एक ही पॉइंट क्यों होगा, अगर मैं बोलूं कि 2-3 पॉइंट और सबका अलग अलग है, मान लीजिए ना y1 y2 डॉट 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 yn, ऐसा ऐसा ढेर सारा पॉइंट है स्पेस में। अब सब पॉइंट का आपको लिखना है एक ही जनरल वे में, तो ई वेक्टर के औकात का बात नहीं है। ये काम कौन करेगा, टेंसर करेगा। मतलब क्या हुआ कि इफ यू हैव टू रिप्रेजेंट represent a vector in n dimension, अगर आपको एक वेक्टर को n डायमेंशन में करना है तो यू नीड टेंसर, आपको टेंसर
टेंसर का नॉलेज होना चाहिए, टेंसर ये काम करता है। तो इससे क्या पता चला, इसको हम लोग एक वर्ड में कह सकते हैं ना, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन देखिए, वेक्टर तीन डायमेंशन तक सीमित था, अब हम उसको एन डायमेंशन तक फैला दिए, तो जनरलाइजेशन ऑफ क्या हो गया, वेक्टर। जनरलाइजेशन ऑफ क्या हो गया, वेक्टर। बात समझ में आ रही है ना, जनरलाइजेशन ऑफ क्या हो गया, वेक्टर। एक बात आप जान लीजिए, देखिए यहाँ मैंने एन डायमेंशन लिखा है, इनफाइनाइट डायमेंशन नहीं लिखा है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि जो टेंसर क्वांटिटी है वो बेसिकली फाइनाइट डायमेंशन के लिए लागू होता है, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डॉट 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 एन। इनफाइनाइट के लिए कभी भी लागू नहीं होता है, वैसे भी डायमेंशन इनफाइनाइट होता नहीं। हमारे वर्ल्ड को समझने के लिए बेसिकली 4 डायमेंशन की जरूरत है, और स्ट्रिंग थ्योरी में जाएगा तो 11 डायमेंशन, 12 डायमेंशन। यहाँ n तक आप कर लिए तो बहुत काफी है, इससे आगे जाकर क्या करिएगा, जरूरत ही महसूस नहीं हो रही उतना। तो n डायमेंशन यानी क्या, फाइनाइट डायमेंशन होना चाहिए, फाइनाइट डायमेंशन आपका होना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आपका जो टेंसर है, यहां से क्या समझ में आया, टेंसर जो है आपका वो काम करता है मल्टी डायमेंशन में, मल्टी डायमेंशन में आपका काम करता है। मल्टी डायमेंशन को जब जब रिप्रेजेंट करना हो ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टी डायमेंशन, रिप्रेजेंटेशन अब कैसे किया जाता है तो चैप्टर में देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टी मल्टी सॉरी मल्टी तो लिख ही दिया, मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, मल्टी डायमेंशन में किसी फेनोमेना को रिप्रेजेंट करने के लिए, हाँ ये भी लिख सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टी डायमेंशन और एनी फेनोमेना या फिजिकल सिचुएशन, एनी फिजिकल, फिजिक्स में तो फिजिकल ही है ना, एनी फिजिकल सिचुएशन इन मल्टी डायमेंशन। मान ले कोई ऐसा सिचुएशन है जो कि 4 डायमेंशन, जैसे स्पेस टाइम क्या है 4 डायमेंशन में, तो भाई वहां पे टेंसर आ सकता है। जैसे स्ट्रेस क्या है, एक्स्ट्रा डायमेंशन में, डायमेंशन यानी मतलब क्या, जितना कंपोनेंट नीडेड है, अरे यार डायमेंशन मतलब क्या, कितना जरूरत पड़ता है किसी भी आदमी को कोई चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे इस पॉइंट का लोकेशन बताने के लिए हमें 3 डायमेंशन की जरूरत पड़ी, मतलब 3 इंफॉर्मेशन चाहिए, एक एक्स पे, एक वाई पे, एक जेड पे। तो कितना इंफॉर्मेशन चाहिए किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, उसका उतना ही डायमेंशन होता है। जैसे कि देखिए, पता नहीं कि एक आदमी का दिमाग का 10 डायमेंशन खुल चुका है, यानी कि उसका नॉलेज बहुत बढ़ चुका है। एनी फिजिकल सिचुएशन इन मल्टी डायमेंशन, मतलब मल्टी डायमेंशन में अगर आपको किसी भी सिचुएशन को समझाना है तो वहां पे टेंसर आपका बहुत मदद करने वाला है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये बेसिकली था आपका मीनिंग ऑफ टेंसर, यानी कि टेंसर का मतलब क्या है। समझ रहे ना बात को, टेंसर का मतलब क्या है। अब आगे इसके पास क्या होता है, कंपोनेंट उम्पोनेंट, रैंक वैंक, वो सब आगे के बाद, उस सब में मत पढ़िए, अभी टेंशन मत लीजिए, पहले टेंसर को समझिए, टेंशन को टेंशन मत लीजिए। बात समझ में आ रही है ना। तो अब चलिए हम लोग अगले अपने पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो सब 2 पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है, 2 पॉइंट क्लियर पूरी तरीके से हो चुका है। एक पॉइंट ये और दूसरा मीनिंग ऑफ टेंसर, मीनिंग ऑफ क्या हो चुका है, टेंसर क्लियर हो चुका है। देखिए मैथ्स आपको तो मैंने समझा ही दिया बेसिकली बहुत पॉइंट। मीनिंग ऑफ टेंसर क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब चलिए हम लोग अगला जो पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करते, उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि मेरा रिकॉर्डिंग तो चालू है ना। ओके, तो आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि 2 पॉइंट बेसिकली हम लोगों ने क्लियर कर दिया, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देख रहे हैं कि टेंसर इन मैथमेटिक्स, टेंसर टेंसर इन मैथ्स। आपको पता है यार, एक चीज बताइए, मैथ्स और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैथ्स एक कैलकुलेशन है जिसका यूज आप किसी फिजिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए करते हो। मैथ्स एक कैलकुलेशन है जिसका फॉर्मुलेशन है, जिसका यूज आप किसी फिजिकल सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए करते हो। टेंसर इन मैथ क्या हो गया, टेंसर इन मैथ बेसिकली क्या है, टेंसर जो आपका है मैथ्स में वो क्या है, जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर, वही चीज है, जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर। जब आपको वेक्टर को जनरलाइज करना हो, जनरलाइजेशन ऑफ क्या, वेक्टर को जब आपको जनरलाइज करना हो, यानी क्या, एन डायमेंशन, एन डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन, एन डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन, एन डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन। देखिए थोड़ा आपको ट्रेन का शोर आ रहा होगा, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। एन डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन, देखिए
टेंसर इन मैथ का कोई उतना जरूरत नहीं है, आपको पता है कि टेंसर एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ही है, ये तो अपने आप में एक पूरा मैथमेटिक्स ही है, एक न्यू टाइप का मैथमेटिक्स है ही, जो कि डील किसके बारे में करता है, जो कि आपको डील करता है एन डायमेंशन में इंफॉर्मेशन का काम करता है, वेक्टर को जनरलाइज करने के लिए काम करता है। अब देखिए वेक्टर आपको पता है बहुत जगह यूज होता है, तो उसकी जगह ये काम करता है। और देखिए टेंसर का मैथमेटिकल बहुत डेफिनेशन है, समझ रहे हैं ना, और मैथमेटिकल मीनिंग भी बहुत थोड़ा थोड़ा हट के है। अभी अगर वो लिख देंगे तो वो बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, वो हम लोग अगर समय के साथ समझे तो बहुत सही बात है। तो बेसिकली जो टेंसर का मैथ में उपयोग है कि टेंसर अपने आप में ही क्या है, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट that is used to relate relate that is used for लिखिए for relation between vectors। जब आपको ढेर सारे वेक्टर्स के बीच में रिलेशन, जैसे कि ना एक पॉइंट आपको मैंने दिखाया ना कि 3-4 पॉइंट है, मान लेते हैं, देखिए अरे यार हाँ यहाँ देखिए 3-4, एक और स्लाइड में इसमें होगा, हाँ देखिए जैसे 3-4 पॉइंट है, तो ढेर सारे वेक्टर को जब दिखाने का जरूरत पड़ेगा तो वहां पे आपका टेंसर यूज होगा, रिलेशन बिटवीन वेक्टर्स। अब देखिए रिलेशन बिटवीन वेक्टर में एक टर्म आ जाता है वेक्टर स्पेस। अब फिर आप क्वेश्चन पूछ देगा वेक्टर स्पेस क्या है, तो देखिए ये सब अपने आप में एक सवाल और बहुत बड़ा सवाल है, तो इसके बीच में नहीं, अगर मैं ये बताने लग जाऊंगा तो पूरा छूट ही जाएगा। बेसिकली मैं बताता हूँ, वेक्टर स्पेस एक बेसिकली एक वेक्टर का सेट होता है, वेक्टर का क्या होता है, एक सेट होता है, समझ रहे, वेक्टर का एक सेट होता है। तो अगर एक वेक्टर और दूसरे के वेक्टर के बीच में रिलेशन हो, 2-3 वेक्टर के बीच में रिलेशन दिखाना हो, एन वेक्टर के बीच में रिलेशन दिखाना हो, तो कौन आएगा भाई मैथ्स में, टेंसर आएगा। मैथ्स में कौन आएगा, टेंसर आएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो बेसिकली आप टेंसर इन मैथमेटिक्स, मैथ्स पूरा टेंसर का ही, सॉरी टेंसर पूरा मैथ्स का ही फॉर्मुलेशन है और पूरा मैथ्सों से भरा हुआ है। तो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है व्हाई वी नीड टेंसर, आखिर हमें टेंसर की क्या जरूरत पड़ी। तो थोड़ा सा आप समझ चुके हैं टेंसर का क्या जरूरत पड़ा। बेसिकली फिजिक्स में इसका बहुत यूज है। अगर मैं बोलूं कि व्हाई वी नीड टेंसर, आखिर हमें टेंसर का क्यों जरूरत पड़ा, आपको इसका जवाब मिल चुका है स्ट्रेस जैसे चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर मैं हिंदी में लिखूं, स्ट्रेस जैसे क्वांटिटीज को समझने और एक्सप्रेस करने के लिए, इस जैसे क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमको इसका जरूरत पड़ा। और भाई साहब एक बात मैं आपको बताता हूँ, फिजिक्स में धड़ल्ले यूज है, कहाँ कहाँ यूज है बता देना। और क्या, टू एक्सप्लेन दी सिचुएशन, मान लेते हैं कोई भी सिचुएशन है, वो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन इन एन डायमेंशन, बड़े डायमेंशन में अगर कोई सिचुएशन को एक्सप्लेन करना होगा तो वहां पे आपको टेंसर की जरूरत पड़ जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए फिजिक्स में तो इसका भरपूर यूज है, क्योंकि ये जो है ना आपको बेसिकली ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड अ कॉन्साइज मतलब कंक्रीट और एकदम सटीक, कॉन्साइज मैथमेटिकल मैथमेटिकल फ्रेमवर्क यानी क्या, एक ढांचा, सही से लिखो, फ्रेमवर्क किस चीज के लिए, फ्रेमवर्क फॉर फॉर्मुलेटिंग इक्वेशंस एंड सिचुएशंस इन फिजिक्स। फिजिक्स में सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर ले, फॉर्मुलेटिंग कहिए या फिर एक और बात कह सकते हैं आप, या एक्सप्रेसिंग समझ रहे हैं ना। जैसे कि देखिए आपको कहा मेनी फिजिक्स प्रॉब्लम्स कह सकते हैं, बहुत सारे फिजिक्स प्रॉब्लम्स में, जैसे कि क्या है मैकेनिक्स में यूज होता है ये बहुत ज्यादा। जैसे कि मैकेनिक्स में क्या आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है, इलास्टिसिटी में यूज होता है, मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट इंफॉर्मेशन चाहिए।
अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिकी टेंसर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में यूज होता है। अरे भाई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन सर का, वो तो पूरा इससे भरा ही हुआ है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों इस सब में यूज होता है आप समझ पा रहे हो, क्योंकि अगर आपको एक्स्ट्रा डायमेंशन में जाके काम करना है ना तो टेंसर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और भी बहुत सारे अरे भाई धीरे धीरे टेंसर का और खूबसूरती देखेंगे, कहाँ कहाँ टेंसर दूसरों से ज्यादा अच्छा काम करता है। टेंसर का जो लॉ होता है ना, टेंसर बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड भी नहीं करता है। बात समझ है ना, बेनिफिट है ये सब टेंसर का। दूसरा जो टेंसर का जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बेनिफिट है इसका, अगर हम लोग इसके बेनिफिट की बात करें तो टेंसर जो है ना इंडिपेंडेंट होता है। इंडी देखो, इंडिपेंडेंट लिखने इसको समझने के लिए और अच्छा सा आप समझो, देखो समझो इसको ऐसे, आपको पता है होना भी चाहिए द लॉज ऑफ फिजिक्स, या द लॉज ऑफ फिजिक्स मतलब क्या, द लॉज ऑफ यूनिवर्स, द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एंड शुड बी, आर एंड शुड बी क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक चीज बताओ कि मान लेते क्या आप ऐसा चाहते हो कि जो आपका फिजिक्स का नियम है, फिजिक्स का नियम मतलब जैसे फोर्स नियम, मोमेंटम नियम, एंगुलर मोमेंटम नियम, एनर्जी नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, आप क्या चाहते हो कि फिजिक्स का लॉ या हमारा यूनिवर्स कुछ इस प्रकार से हो कि हम सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करते चले तो हमारा नियम भी बदलते चले। कितना अटपटा बात है, बहुत बेकार, क्रूअल। खूबसूरती तो इस बात में है ना यार, कोई भी फ्रेम में चले जाओ फिजिक्स के नियम एक है, कितना ब्यूटीफुल लगता है सुनने में। और होता भी है और होना भी चाहिए कि जो फिजिक्स के नियम है वो चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम से इंडिपेंडेंट होते हैं और इस काम में मदद करता है। और इसलिए देखिए, चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट का मतलब ये नहीं है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता है भाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर आप एक कोऑर्डिनेट से जैसे ही दूसरे कोऑर्डिनेट में जाते हो तो आप आसानी से उसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो और प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर इस कोऑर्डिनेट में ये कुछ ऐसा ऐसा है तो इस कोऑर्डिनेट में कुछ ऐसा ऐसा होगा। मतलब फिजिक्स के जो भी नियम है आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में आसानी से बता सकते हो और रिलेट कर सकते हो। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, समझ रहे हैं ना बात को, आपको बात समझ में आ रही होगी। तो इसलिए इस काम को करने के लिए, इस काम को करने के लिए टेंसर तैयार है। टेंसर क्या है, टेंसर आपका रेडी है। बात समझ में आ रही है ना, टेंसर आपका क्या है, रेडी है। आप समझ रहे हो ना, टेंसर आपका क्या है, रेडी है। तो ये बेसिकली बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि जो टेंसर क्वांटिटी होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है किससे। इस लाइन से हमें क्या पता चला, इस लाइन से यही पता चला, इस लाइन से यही पता चला कि टेंसर जो आपका है ना, टेंसर इज इंडिपेंडेंट, टेंसर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट। अगर आप कोऑर्डिनेट का कोई भी चॉइस लो, टेंसर में देखिए, टेंसर में कोऑर्डिनेट आता है पर अगर आप एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में जाते हो तो आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि उस कोऑर्डिनेट में सिचुएशन कैसा होगा और आपके पास आराम से एक रिलेशन होगा टेंसर की मदद से। चाहे आप कितने भी कोऑर्डिनेट और कितने भी डायमेंशन में क्यों नहीं चले जाओ, टेंसर इतना आपको ताकत देगा कि आप वही फिजिक्स के नियम हर कोऑर्डिनेट में पा सकते हो। तो टेंसर बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या होता है, इंडिपेंडेंट, जो कि फिजिक्स के फील्ड में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बात है। मेरा बैटरी हो गया डिस्चार्ज, आप 2 मिनट के लिए रुकिए, मैं आ रहा हूँ। चलिए वापस आ जाते हैं, हो गया, मैंने चार्ज पे लगा दिया है लैपटॉप को। ठीक है, तो चलिए कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग,
हाँ, हम लोग देख रहे थे कि टेंसर बेसिकली क्या होता है, इसका फायदा क्या है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट होता है। पता है इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट होगा तो कितना खूबसूरत बात है, और ये फिजिक्स में होना चाहिए। तो टेंसर जो है ना आपका फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र है। क्या लिख सकते हैं, टेंसर क्वांटिटी, समझिए बात को। क्या लिख सकते हैं हम लोग कि फिजिक्स के लिए क्या लिख सकते हैं कि फिजिक्स के लिए टेंसर देवता समान है। समझ रहे हैं, देवता समान है। फिजिक्स में टेंसर बहुत यूज होता है, और टेंसर एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है जिसका इस्तेमाल हम लोग फिजिक्स में करते हैं। तो फिजिक्स में जो आपका टेंसर है वो बहुत ज्यादा ही यूज होता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। फिजिक्स में टेंसर यूज नहीं होता है कर्वेचर को दिखाने के लिए, मैनीफोल्ड को दिखाने के लिए। जैसे कि जनरल रिलेटिविटी आप पढ़े होंगे ना कि कर्वेचर होता है, वहां पे जब आपका डायमेंशन चेंज होता है, 4 डायमेंशन आ जाता है, तो वहां पे एक जगह से दूसरे जगह, एक कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट में दिखाने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए टेंसर का भरपूर यूज होता है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सब बेसिकली कुछ कुछ जरूरत थे टेंसर्स के, या नीड थे, इस वजह से हमें टेंसर को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और आप बेहतरीन ढंग से जानते हो कि टेंसर बेसिकली आपके इंफॉर्मेशन में ऐड है। किसी भी चीज को समझने के लिए आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्वांटिटी को बढ़ाया गया और बोला गया टेंसर इंट्रोड्यूस कराया गया। और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं जो आप आने वाले वीडियोस लेक्चर में धीरे 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 समझोगे। हम लोगों ने ये भी पॉइंट क्लियर कर दिया कि आखिर क्यों हमें टेंसर की जरूरत है, व्हाई वी नीड टेंसर। टेंसर के बिना बहुत चीजों को समझना बहुत मुश्किल था, और उसका फॉर्मूलेशन करना भी बहुत मुश्किल था, उसका मैथमेटिक्स भी बनाना बहुत मुश्किल था। जब टेंसर इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। आज समझ में आ रही है ना। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है बेसिक्स मैथ नीडेड टू लर्न टेंसर। आखिर टेंसर को सीखने के लिए हमें क्या पहले। अब आपका सवाल होगा, सर इतना तो प्रवचन है सुनिए, सर हमको अब टेंसर सीखना है, सर इतना जब काम का चीज है तो कौन बंदा नहीं सीखेगा। सर हमें सीखने के लिए क्या क्या जानना पड़ेगा, सर कुछ पीछा का जानना पड़ेगा, सर हमको तो कुछ नहीं आता है। सुनिए हमें बेसिक्स मैथ needed to understand टेंसर। आखिर बेसिक क्या क्या जरूरत है टेंसर को समझने के लिए। सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम। ऐसा नहीं है, सुंदर डायग्राम सबसे पहला काम होना ही चाहिए, फिजिक्स हो या मैथ हो, मेरे सर कहा। अब देखिए बेसिक मैथ सबसे पहला जो जरूरत है आपको, वो जरूरत होनी चाहिए ट्वेल्थ। अब देखिए ट्वेल्थ मैथ नहीं, मैथ तो होना ही चाहिए, ट्वेल्थ का दिमाग आपके पास होना चाहिए। ट्वेल्थ मैथ माइंड। जिस बच्चे के पास, जिस बच्चे ने क्लास 12 का मैथमेटिक्स को पढ़ा है, पूरा अच्छे से भी समझा है, यानी कि उसके पास 12 का मैथ का दिमाग है। जिस बच्चे के पास 12 का मैथ का दिमाग, और खास करके वेक्टर वेक्टर 3D का दिमाग है, ध्यान रखिए वेक्टर वेक्टर 3D, वेक्टर एंड 3D है ना। 12th में बोर्ड में आता भी है और आईटी में भी आता है। तो जिस बच्चे के पास 12th का मैथ्स का दिमाग है, पहला तो जरूरत है 12th के मैथ का दिमाग का। जो बच्चा ऐसा है जिसके पास 12th के मैथ का दिमाग नहीं है, वो बहुत कंफ्यूज होने वाला है, मतलब दिक्कतें आएंगी समझने में। अब क्या कर सकते हैं। दूसरा जो इंफॉर्मेशन है, मैथ का तो ओवरऑल ज्ञान होना चाहिए 12th का, ये बात जान लीजिए। मैट्रिसेस, अब ये 12th में भी है और बीएससी में भी है। ये कहाँ है, 12th में भी है और बीएससी में भी है। तो मैट्रिसेस का आपको बेसिक्स आना चाहिए। 12th का अगर आपको पता है तो आप समझ में हर बात आपको आएगा, और थोड़ा बीएससी का भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आना चाहिए बीएससी का, हम लोग देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है यार। तो मैट्रिसेस आपको आनी चाहिए, मतलब समझ आने। अब याद हमने, देखिए मैं कभी भी याद करने में फोकस नहीं करता हूँ। अगर आप चीजों को समझ लेते हो तो जब कभी भी जरूरत पड़े तो जहां पे लिखा हुआ है वहां उल्टा के देख लो, बस आपको यूज करने आना चाहिए चीजों को।
कोई कॉन्सेप्ट आप सीखते हो, अगर आप उसका यूज करना सबसे ज्यादा ध्यान दो, तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं। कोई सवाल बना रहे हो, इस सवाल को क्या इस मेथड से कर सकते हैं क्या, टेंसर लगा के सॉल्व कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं। तो कोई भी कॉन्सेप्ट को सीखने का ये मतलब होता है कि आप उसका यूज करना सीखो, उसको अप्लाई करना सीखो। बेसिकली आपको ये ध्यान देना है कि अरे यार इसको लगाएंगे कैसे, इसको कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कहाँ कहाँ लग सकता है, कहाँ नहीं लग सकता है। जहाँ लगेगा वहां पे जाके बुक उल्टाइएगा, हाँ हाँ ये जरूरत है, वहां सीखिएगा, लगाते रहेगा, मेन यूज करना सीखिए। ऐसे तो सीखने लगेगा तो नॉलेज हजारों करोड़ों अरबों बुक से क्या करिएगा, बहुत सारा नॉलेज है, तो सीखने पे लगाने पे ध्यान दीजिए। तो मैट्रिसेस का नॉलेज मतलब फील होनी चाहिए, मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। ये भी बेसिकली आपका वही है, 12th और बीएससी की बातें हैं, बेसिक्स। चौथा जो चीज आपको पता होनी चाहिए, वो पता होनी चाहिए वेक्टर, वेक्टर्स, थोड़ा बीएससी लेवल का भी हल्का, बीएससी लेवल का भी थोड़ा सा वेक्टर एनालिसिस पढ़े हैं ना, वेक्टर एनालिसिस थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उसको बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से तो टेंसर आया है यार। जब वेक्टर को हम लोग जनरलाइज करने चलते हैं ना, वेक्टर को जब शांत करने, उसके मन को शांत करने चलते हैं, वेक्टर को जब जनरलाइज करने चलते हैं ना, तो वहां पे उस वही जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर ही टेंसर कहलाता है। तो वेक्टर तो आना है ना, वेक्टर होता क्या है, तो जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर ही क्या कहलाता है, आपका टेंसर कहलाता है। इस बात को आप ध्यान में रख के चले, बात समझ में आ रही है ना। तो जनरलाइजेशन ऑफ वेक्टर ही आपका टेंसर कहलाता है। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको आनी चाहिए, वो आनी चाहिए लीनियर एलजेब्रा। लीनियर जेब्रा नहीं, एलजेब्रा। क्योंकि टेंसर भी जो है ना आपका एक एलजेब्रिक ऑब्जेक्ट ही है, एलजेब्रा ही होता है। अब एलजेब्रा क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। एक एलजेब्रा भी एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन भी है, जिसमें बचपन में करते हैं टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देखते हैं स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन को इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो वही है एलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। आपको थोड़ा थोड़ा लीनियर एलजेब्रा आना चाहिए, बेसिक्स की ज्यादा नहीं, बेसिक आना चाहिए, काम बन जाएगा। छठा जो चीज जरूरत होगा, वो होगा जरूरत डेरिवेटिव। देखिए 12th में जो पढ़े हैं, डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशिएशन, समझ रहे हैं ना। ई भी आना चाहिए थोड़ा सा आपको, थोड़ा बीएससी लेवल का भी, थोड़ा बेसिक लेवल का भी। तो पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए। और सातवां जो आना चाहिए आपके पास, वो आना चाहिए समेशन का कॉन्सेप्ट। समेशन का कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है कि जैसे आप एक एक्सप्रेशन है आपके पास, 1 + x + x² क्या है, x³ +... अब इसको आपको लिखना है, मान लेते हैं आप इसको कैसे लिख सकते हो, समेशन x⁻⁰ और आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से लेके n तक। देखिए इसको खोलिए, x⁻0 जैसे लिखेगा तो 1, x⁻1 लिखेगा 1, x⁻2 लिखेगा, तो इसको समेशन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, समझ। नाइन्थ में ही पढ़ लीजिए, नाइन्थ का जाकर थोड़ा सा, नाइन्थ में थोड़ा आना चाहिए समेशन का कॉन्सेप्ट। पार्शियल डिफरेंशिएशन, जैसे कि समझिए बात को, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का क्या सेंस है, जैसे कि कोई बंदा, जैसे पहले डिफरेंशिएशन सब, जैसे कि मान लो चेन रूल, समझे ना, चेन रूल, हाँ चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी याद नहीं रहा मेरे को, चेन रूल पढ़े है ना 12th मैथ में। देखिए 12th मैथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखें। जिसका 12th का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पूरे पॉइंट का समझने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो महत्वपूर्ण चीज है ये पहला पॉइंट। जिस बंदे के पास 12th का माइंड सेट नहीं होगा, वो बंदा कभी भी, थोड़ा सही माइंड सेट, 12th तो बहुत बच्चे कर लेते हैं पर समझ के नहीं, वो बहुत कम को आता है कुछ। जिसके पास 12th का माइंड सेट नहीं होगा तो बहुत दिक्कत, थोड़ा दिक्कत आने वाला है भाई साहब। तो 12th माइंड सेट सबसे इंपॉर्टेंट है वेक्टर को, किसी भी चीज को समझने के लिए, या टेंसर को खास करके समझने के लिए। बेसिकली ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इन बेसिक्स मैथ्स का जरूरत है, और भी कुछ कुछ बेसिक मैथ्स का जरूरत है, टर्मोलॉजी का जरूरत है, समझ रहे हैं, कुछ कुछ टर्मोलॉजी पता होना चाहिए। हम लोग टेंसर को शुरू करने से पहले कुछ ये सब थोड़ी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। हाँ, जितना जरूरत लगेगा मेरे को उतना मैं बता दूंगा बेसिक्स में आपको, लेकिन हाँ इन सब चीजों पे आप थोड़ा ध्यान से गौर करिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में आप टेंसर को स्मूथली समझ पाए।
तो ये बेसिकली हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी खत्म होता है कि आखिर भाई किस प्रकार का मैथ जरूरत है हमें टेंसर को समझने के लिए। सबसे ज्यादा क्या जरूरत है? दिमाग, सोचना आना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो यही है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है मिस्टेक। क्या क्या मिस्टेक कर देते हैं लोग भाई साहब? मिस्टेक्स। फिर भाई क्या क्या मिस्टेक्स कर देते हैं लोग, समझते हैं इस बात को। सबसे पहला बात, सबसे बड़ा मिस्टेक जो है वो है फियर। टेंसर में लोगों को बहुत डर लगता है, बहुत फियर। अब ये फियर आता है किस वजह से? ये फियर आता है नो बैकग्राउंड नॉलेज। बैकग्राउंड नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज यानी क्या? बेसिक्स मैथ। जिनके पास बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है यानी कि बेसिक्स नॉलेज नहीं है, बेसिक मैथ जो मैंने पिछले स्लाइड में बताया, उनको डर लगता है, बहुत टेंशन से डर जाते हैं वो। तो सबसे बड़ी गलती जो है वो ये है कि डरना नहीं है आपको। आपको काम को करना है। कैसे होगा ये सोचिए। काम बड़ा छोटा बाद की बात, काम कैसे नहीं हो रहा है ये देखिए कि कैसे होगा। नहीं हो रहा है इसको मत सोचिए, देखिए कैसे होगा। वो हर तरीका अपनाइए। लोगों से मदद लीजिए, खुद से सीखिए, बुक से सीखिए, खुद सोचिए। हम लोग से पूछिए कमेंट्स बॉक्स में जो भी दिक्कत आती है, जितना कोशिश हो पाएगा कर सॉल्व करते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि गलती करते हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग दी टर्मोलॉजीज। टर्म टर्मोलॉजी, टेंसर उनसर या फिर लिनियर अलजेब्रा या फिर सेट थ्योरी, इस सब में अक्सर बच्चा यही गलती करता है कि टर्मोलॉजी को नहीं समझता है और टर्मोलॉजी को ध्यान भी नहीं रखता है दिमाग में। टर्मोलॉजी जैसे कि टर्मोलॉजी का क्या समझ, जैसे कि आप सुनते होंगे ना कि सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सुपर, ये सब देखेंगे हम लोग यार। अभी हम उनसे बता रहे हैं। स्क्रिप्ट सुनते होंगे, जैसे कि पावर सेट, सेट सुनते होंगे, पावर सेट सुनते होंगे। तो टर्मोलॉजी जो होता है ना, टर्मोलॉजी बच्चा नहीं ध्यान रखता है या ना समझने का कोशिश, समझ नहीं पाता है। अगर आप टर्मोलॉजी को समझिएगा ना, आप सीख लीजिएगा बहुत बातों में। टेंसर के चैप्टर में टर्मोलॉजी सबका बहुत रोल है, बहुत योगदान है टर्मोलॉजी का टेंसर को समझने में। आइंस्टाइन समेशन, रैंक ऑफ टेंसर, रैंक क्या है? टर्मिनोलॉजी, ऑर्डर ऑफ टेंसर दोनों एक ही चीज है। इनवेरिएंस ऑफ टेंसर, कोऑर्डिनेट, कंट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट, मल्टीप्लाई, इनर प्रोडक्ट, आउटर प्रोडक्ट। तो ये इनर, आउटर, कंट्रा, को, ये सब टर्मिनोलॉजी है। तो टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या गलती करते हैं, बहुत लोग क्या गलती करते हैं, टर्मिनोलॉजी को समझना नहीं चाहते और सही से समझ नहीं पाते। पहला ध्यान आपको किस पे देना है? टर्मिनोलॉजी समझने पे। और मैंने बोला ही ना कि कॉन्सेप्ट समझने के समय डीप लेवल तक समझ। बहुत लोग बोलेंगे तो सर हमको एग्जाम निकालना है, पीएचडी थोड़ी करना है। हम समझ रहे हैं बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट सीखने समय सीखिए ना डीप तक, जब सवाल आएगा तो अपने माइंड को टेक्निकल बना लीजिए। कौन कह रहा है नहीं करने के लिए? तीसरा जो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है वो होता है रिवीजन का। रिवीजन न करना, दिमाग से भी कॉपी पे भी रिवीजन ना करना। देखिए भाई साहब, अगर आज के क्लास को कल के क्लास को समझना है तो आज का क्लास पता होना चाहिए। अगर आप पुरानी चीजों को दिमाग में नहीं रखिएगा, नहीं सोचिएगा, कॉपी से देख लीजिए, मतलब नहीं सोचिएगा, तो भाई साहब टेंसर आपके हाथ से गया, ध्यान रखिएगा। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है टेंसर का, माँ कसम सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत जो स्टूडेंट करते हैं, नॉट राइटिंग, राइटिंग द कंटेंट, नॉट राइटिंग द कंटेंट। ये जो दो दो दिक्कत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिक्कत है दुनिया में, तो टेंसर समझने वाले लोग नहीं करते हैं। एक ये दिक्कत, एक ये दिक्कत, जो गलती सबके पड़ता है। नॉट राइटिंग का क्या मतलब, इसको समझिएगा। अरे अभी हम आपसे पूछे कि 2+3 क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2+3 क्या होता है, आप खट से बोल दोगे 5, क्या इसको लिखोगे? नहीं लिखोगे। लेकिन ध्यान रख लो बाबू, हिदायत दे रहे हैं,
टेंसर जब पढ़ेगा ना, जितना चीज है सबको कॉपी पे लिखो, जितना लिख सको, 5 कॉपी खत्म कर दो, लेकिन लिख के समझो, लिख के सोचो। 5 कॉपी खत्म कर दो, लेकिन लिख के करो यार, लिख के करो। बार बार बोल रहे हैं कि जो हम इतना इंट्रोडक्शन वीडियो बड़ा बना रहे हैं, उसका एकमात्र पर्पस है ना कि तुम लोग एकदम डीप लेवल तक चीजों को समझो और फील कर सको, गलतियों को पकड़ सको अपनी। आदमी सीखता अपनी गलतियों से ही है, और अपने आप से धोखा मत दो। इसलिए हवा में बातें नहीं करिए, मन मन में सॉल्व नहीं करिए, हाँ 2+3=5 होता है, चलो लिख ली, कोई लिखने का जरूरत नहीं है। आइए बहुत आसान था, लेकिन अब बहुत टफ आने वाली है। तो आप टेंसर को कभी भी पढ़ने बैठिए तो सिर्फ मुंह से मत रीडिंग दीजिए नॉवेल की तरह, आपके पास कॉपी पेन होनी चाहिए। जितना कॉपी भर सके टेंसर में उतना भरिए। मैं लिख दे रहा हूँ कि जितना कॉपी फिल कर सकिए, कर सकते हैं, कर सकते हैं, करिए। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट, टेंसर को जब पढ़ते हैं ना तो लिख लिख के नहीं पढ़ते हैं, चीजों को देख के नहीं पढ़ते हैं, लिखते नहीं है चीजों को। बहुत बड़ी गलती। तो ये बेसिकली कुछ कुछ मिस्टेक्स था जो अक्सर लोग टेंसर को समझने के दौरान में करते हैं। अगर आप इन मिस्टेक्स को नहीं करते तो फिर आपका लाइफ झिंगा लाला और टेंसर का टेंशन नहीं होगा। अदरवाइज टेंसर सिर्फ क्या दे सकता है, टेंशन दे सकता है। अगर टेंसर का टेंशन नहीं चाहिए तो इस सब गलतियां को ना दोहराएं। बात समझ में आ रही है ना? अब चलिए हम अपने बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि क्या था, हैक्स। आखिर सर क्या क्या जड़ी बूटी दे रहे हो समझने के लिए सर, हैक्स। समझते हैं कि आखिर किन किन बातों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आप टेंसर को आसानी से सीख सकते हो। सबसे पहला बात तो ध्यान क्या रखना, अपने इन मिस्टेक्स को नहीं करना। पहला तो हैक यही है, इन सब मिस्टेक्स को नहीं करना है, इन सब मिस्टेक को नहीं दोहराना है, इन सब मिस्टेक्स पे सुधार करना है। अब हैक्स देखते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला जो हैक है टेंसर का, ये सब किसके लिए मैं बता रहा हूँ, खास करके टेंसर के लिए, दूसरे के लिए नहीं होता। ये सब जनरल सब में सही बात है, लेकिन खास करके टेंसर के लिए मैं बोल रहा हूँ। सी पैटर्न्स इन इक्वेशन, पैटर्न्स इन इक्वेशन। जो आपको इक्वेशन लिखा रहेगा ना टेंसर का, जैसे कि x=x1 x2 x3 x4 x4, मतलब पैटर्न देखने की कोशिश करिएगा। पैटर्न, बात समझ रहे हैं ना, पैटर्न को देखने की कोशिश करिएगा, बहुत मदद मिलेगा टेंसर में, बहुत। दूसरा जो टेंसर सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है PATIENC, पेशेंस। आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पेशेंस लेवल नहीं है तो आप टेंसर जैसे टॉपिक को बिल्कुल 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 नहीं सीख सकते। मतलब क्या, धैर्य। स्पेलिंग देख लेना गलत भी होता है, धैर्य होनी चाहिए आपके पास, धैर्य होनी चाहिए अगर आपको टेंसर जैसे टॉपिक को सीखना है तो। अब देखिए, टेंसर के सवालों को करने के लिए, जब भी कोई टेंसर का सवाल है ना, दिमाग में एक चीज हमेशा चलना चाहिए कि पैटर्न देखो, दूसरा पेशेंस, और तीसरा चीज ध्यान में हमेशा चलना चाहिए कि कितना छोटे से छोटे तरीकों में लिख सकते हैं। ट्राई टू ट्राई टू बी मोर कॉम्पैक्ट। इतना छोटा से छोटा आप कर सकते हैं। देखिए, जैसे अभी देखिए समेसन में क्या किए, इस चीज को हम लोग क्या किए, इस पूरे चीज को, इतने बड़े से चीज को हम लोगों ने क्या किया, एक छोटे से चिन्नी सा चीज में बदल दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया। तो टेंसर जब भी पढ़िएगा ना, कभी भी कोई सवाल आए दिमाग में या फिर क्वेश्चन, तो कोशिश हमेशा आपकी ये रहनी चाहिए ना, रिजल्ट हमेशा बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता है टेंसर का। तो चीजों को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करिएगा, समझ रहे ना बात को, चीजों को कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करिएगा। चौथा जो इम्पोर्टेंट चीज है टेंसर का, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दीजिएगा, रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेंसर। टेंसर को आखिर कोवैलेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कंट्रा को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो रिप्रेजेंटेशन जैसे कि लिखा जाएगा AIJ, ऐसा कुछ लिखा रहेगा, AIJ लिखा रहेगा, कुछ A अल्फा बीटा लिखा रहेगा, यहाँ कुछ x1 x2 या फिर x1 रहेगा, x2 रहेगा, x3। तो रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है, रिप्रेजेंटेशन बहुत 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 मायने रखता है।
बात समझ रहे हैं? तो रिप्रेजेंटेशन, ये तो मैं नॉर्मली कुछ लिख दिया, बेसिकली रिप्रेजेंट करने का आपको तरीका ध्यान से सीखना है, समझ रहे हैं? ध्यान से सीखना है। और जो पांचवा इंपॉर्टेंट चीज है वो है लुकिंग केयरफुली। कोई भी क्वेश्चन आए, टेंसर का सवाल आए या टॉपिक आए, उसको एकदम धैर्य से ऑब्जर्वेशन करिए। ऑब्जर्वेशन देखिए, टेंसर हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा पेशेंस वाला चीज, समझ रहे? बहुत ज्यादा पेशेंस मांगता है। पेशेंस अगर है आपके पास तो आप जीत लीजिएगा, और पेशेंस नहीं है तो शायद हार सकते हैं, बीच में ही रेस आप छोड़ दें। बहुत लोग आधा टेंसर पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, तो उनके पास ये सब चीजें नहीं होती, और टीचर ये सब चीज बताते भी नहीं। बेसिकली अगर आपको कोई भी मैथ्स या किसी भी चीज को डीप लेवल तक सीखना है, तो आपके पास ये हैक्स और ये मिस्टेक्स पे काम करना आपको आना चाहिए। आपको केयरफुली इक्वेशंस को देखना है, टॉपिक्स को समझना है, एकदम ध्यान से ऑब्जर्वेशन अच्छा से करिए। एक्चुअली बगल में स्टेशन है तो ट्रेन की आवाज आती रहती है कभी कभी, तो आप ध्यान रखिए इन सब बातों का। तो ये बेसिकली हैक्स है, अगर आपको टेंसर को समझना है अच्छे ढंग से। इन सब बातों पर अगर आप ध्यान देते हो, इन सब बातों को रोज अपने हैबिट में उतारते हो, तो टेंसर आपके लिए कभी भी टेंशन नहीं बनेगा। और इन सब मिस्टेक पे भी अगर आप लोग काम करते हो, तो टेंसर कभी भी आपके लिए टेंशन नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने, चल भाई पीछे जा, यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने टेंसर के इस 6-7 पॉइंट, जितने भी पॉइंट है, इन सबों पॉइंट पे नजर डाला, समझा। देखिए, आज के वीडियो में मैंने कोई भी टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया है, बिल्कुल सही। टेंसर दिखता कैसा है, क्या होता है, मैंने ये सब चीज का इस्तेमाल नहीं किया है। आपको टेंसर को समझने से पहले, टेंसर कहाँ से आया, टेंसर का क्या क्या बेनिफिट्स है, तो जब तक किसी भी चीज का आपको बेनिफिट नहीं पता चलेगा, आप उसके लिए इच्छुक नहीं रहोगे जानने के लिए। टेंसर का बेनिफिट है, टेंसर थोड़ा मोड़ा मैथ में क्या काम क्या करता है, अब टेंसर को सीखने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या मैथ जरूरी है, टेंसर को समझने के दौरान लोग क्या क्या गलतियां कर देते हैं, टेंसर को समझने के लिए क्या क्या हैक्स है। इन किन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं, आप टेंसर को अच्छे से समझ सकते हैं। दिन में सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या थी, चीजों को लिख के पढ़िए, चीजों को लिख के पढ़िए, और डरिए नहीं, और पेशेंस रखिए, और ऑब्जर्वेशन अच्छा से करिए, चीजों को पैटर्न्स को देखिए, समझने की कोशिश करिए। अब जितने भी चीज आज हम लोगों ने सीखा है, कैसे क्या क्या मिस्टेक्स का ध्यान रखना, मैं आगे आने वाले लेक्चर में धीरे धीरे आपको सब टॉपिक्स को क्लियर करूंगा, और वहां पे थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे आपको ऐसे करना। अब धीरे 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 आप समझ जाओगे। तो टेंसर बेसिकली एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको वेक्टर से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए था। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें बहुत वेक्टर से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए था, हम लोगों ने टेंसर को इंट्रोड्यूस किया। आज जो मैंने बताया वो टेंसर का एक चिमनी सा भाग था। टेंसर का बहुत 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 वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, जो धीरे धीरे आप पढ़ोगे। लोग पीएचडी भी करते हैं यार, अभी तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, बात समझ में आ रही है ना? आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। ये जो नोट्स मेरा है शायद आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा, आप वहां से देख लो। एक बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के समय उस कॉन्सेप्ट को कितने डीप लेवल तक सीख सको, क्वेश्चन से सीखो, चीजों को क्वेश्चनिंग करो, क्वेश्चनिंग माइंड बनाओ। वहाँ जब क्वेश्चन करने आया तो टेक्निकल माइंड बना लो। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग।